नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे दिन भर की वो खबरें जो सुर्खियों में छाई रही। शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति से जुड़ी खबर से। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और कई विपक्षी नेता मौजूद रहे। लेकिन इस नामांकन कार्यक्रम में शिवसेना की तरफ से कोई भी नेता मौजूद नहीं रहा। तो वही इससे पहले एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने भी शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। एनडीए के घटक दलों के नेता शामिल हुए। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। यशवंत सिन्हा ने जब विपक्षी दलों की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरा उस दौरान की तस्वीर, और जब एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल किया उस दौरान की ये तस्वीर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक दिन के दौरे पर भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंचे। मथुरा के वृंदावन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। बांके बिहारी फूल बंगला में विराजित है और यहाँ राष्ट्रपति ने वैदिक रीति रिवाज के साथ दीप प्रज्वलित कर अपने आराध्य का पूजन किया। राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी और बेटी मौजूद रही। कानपुर हिंसा में शामिल लोगों को फंडिंग करने के आरोपी मुख्तार बाबा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन के कई विभागों की टीमों ने एक साथ कानपुर में बने बाबा बिरयानी के कई रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई की और टीम ने जाजमऊ, रेव, मोती मॉल के साथ साथ स्वरूप नगर, बेकनगढ़ और कई इलाकों में बाबा बिरयानी के प्रतिष्ठानों पर छापेमार कार्रवाई की, जिसके बाद लगभग सभी दुकानों को सील कर दिया गया। तो इसके पहले भी कार्रवाई उन पर हो चुकी है और एक बार फिर से ये कार्रवाई हो रही है। तीन दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उपेत्री ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मौजूद अधिकारियों से सूचना आयुक्त ने आरटीआई के लंबित मामलों की जानकारी ली। बैठक में लगभग 125 ऐसे आरटीआई के मामले सामने आए जिसमें कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मामले का निस्तारण नहीं हो सका। ऐसे में उन्हें राज्य सूचना आयुक्त ने आर्थिक दंड लगाते हुए अधिकारियों की तनख्वाह से पैसे काटकर राजस्व कोष में डालने के लिए आदेश दिया। देखिए, वाराणसी आने का जो मूल उद्देश्य था, जन सूचना अधिकारियों में जो है एक्ट के प्रति जागरूकता पैदा करना, उनको ये बताना कि इस सही समय में त्वरित गति से जन सूचना अधिकार में मांगी गई सूचनाएं शिकायतकर्ता, अपीलकर्ता को जो समय सीमा एक्ट में दी गई है उपलब्ध कराना। और दूसरा उद्देश्य ये था यहाँ पे आके सुनवाई करने का, ताकि जो है लोगों की, खासकर अपीलकर्ताओं की जो है ऊर्जा, धन और समय की बचत हो, उनको लखनऊ ना आना पड़े। उससे बेहतर है कि आयोग वहाँ से यहाँ आ जाए और एक दिन में इतने मुकदमों के, करीब 250 मुकदमों की सुनवाई जो है कर ले। फतेहपुर में समाजवादी पार्टी के नेता हाजी रजा के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर जिला प्रशासन ने हाजी रजा की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क कर दिया। कार्रवाई के दौरान एसडीएम, तहसीलदार, सीओ और थरियाव थाने की पुलिस ने सरकारी संपत्ति कब्जे से मुक्त करवाई। इसके अलावा उस जमीन पर सरकारी जमीन का बोर्ड भी लगवा दिया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर पूरे प्रदेश में सरकारी संपत्ति को कब्जा मुक्त किया जा रहा है, जिसके क्रम में फतेहपुर में सपा नेता हाजी रजा के अवैध कब्जे को हटाया गया।
आज जनपद फतेहपुर में एक गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला अधिकारी फतेहपुर के आदेश पर हाजी रजा की 14(1) के अंतर्गत अवैध संपत्ति को की गई है, जिसकी कीमत 1,05,00,000 है और मार्केट वैल्यू इसकी लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आज यह कार्रवाई क्षेत्राधिकारी नगर एवं उप जिलाधिकारी सदर के नेतृत्व में की गई है। बुलेटिन में भी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। बन रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की 22वीं बोर्ड बैठक का आयोजन राजधानी देहरादून में किया गया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए तमाम प्रस्तावों पर चर्चा की। वहीं बोर्ड की बैठक के बाद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का यह भी कहना है कि प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बोर्ड की बैठक में सामने आई हैं, जिनको मंजूरी देते हुए भविष्य में युवाओं को भी स्वरोजगार से जोड़ने पर चर्चा की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु पर्यटन विकास परिषद की गतिविधियों को संचालित करने के लिए कुल 55 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। पर्यटन विकास परिषद के ढांचे में कुल 94 अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, पीआर एजेंसी, ट्रैवल मार्ट, रोड शो के माध्यम से राज्य के पर्यटन के प्रचार प्रसार के लिए 30 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में पैराग्लाइडिंग, माउंटेन ट्रेन बाइकिंग, एडवेंचर समिट, स्कीइंग चैंपियनशिप, टिहरी झील महोत्सव, योग महोत्सव आदि के आयोजन का प्रस्ताव बोर्ड में रखा गया है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी आगामी समय में होने जा रहे नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपना संगठन विस्तार करने में लगी हुई है और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने चौथा संगठन विस्तार करते हुए 14 नए जिला सोशल मीडिया अध्यक्षों की नियुक्ति की है। आपकी प्रदेश उपाध्यक्ष और सोशल मीडिया प्रभारी उमा सिसोदिया ने पार्टी कार्यालय में संगठन में विस्तार करते हुए 19 संगठनात्मक जिलों में से 14 जिलों में नए पदाधिकारियों को जिला सोशल मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। आज हम लोगों ने अपनी सोशल मीडिया जो हमारी टीम है उसका विस्तार किया है। हमारे सोशल मीडिया के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीप प्रकाश पंत जी, उनकी संस्तुति पर और प्रदेश के संगठन की संस्तुति पर हम लोगों ने 19 जो हमारे संगठनात्मक जिले हैं उनमें से 14 जिलों में हमने जिला अध्यक्ष सोशल मीडिया नियुक्त किए हैं। अभी हम जल्द ही अपने बाकी संगठनात्मक जिलों के जिला अध्यक्ष भी नियुक्त करेंगे और साथ ही हम आने वाले एक हफ्ते के अंदर अपने सभी 70 की 70 विधानसभाओं पर एक सोशल मीडिया प्रभारी नियुक्त करेंगे और उसके बाद हम अपने सोशल मीडिया को बूथ स्तर तक धीरे धीरे लेकर जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 3 महीने में सोशल मीडिया टीम उत्तराखंड के बूथ स्तर तक पहुंच जाएगी। 14 जुलाई से कावड़ यात्रा का आगाज होने जा रहा है और जिसमें हर साल लाखों की संख्या में शिव भक्त उत्तराखंड गंगा जल भरने के लिए पहुंचते हैं और यहां से यात्रा 12 अगस्त तक चलनी है। यात्रा को लेकर डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई और बता दें कि बीते 2 सालों से कोविड के चलते यात्रा नहीं हो पा रही थी और जिसकी वजह से इस बार सामान्य से कई गुना ज्यादा यात्रियों के पहुंचने की संभावना है। हम अपील कर रहे हैं लोगों से कि वो अपनी यात्रा को मर्यादित रखें, तीर्थस्थल की मर्यादा को खराब ना करें। इसके बावजूद भी अगर कोई, ऐसे तो अधिकांश लोग शरीफी होते हैं, किंतु इसके बावजूद अगर कोई तीर्थस्थल की मर्यादा को भंग करता है, उल्लंघन करता है, नशा आदि करता है, तो उसके साथ हम सख्ती से निपटेंगे। हमारा सीसीटीवी का पूरा जाल बिछा हुआ है और हम ड्रोन्स को भी यूज करेंगे और फिर उनके साथ सख्ती से। कांग्रेस ने सत्याग्रह आंदोलन कर केंद्र की अग्निपथ योजना पर निशाना साधा। वहीं देहरादून की मसूरी विधानसभा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। जनता टीवी से खास बातचीत के दौरान हरीश रावत ने अग्निपथ योजना को लेकर जो खामियां हैं उसको भी गिनाया।
अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया और उसको नाम दिया है सत्याग्रह। राजधानी देहरादून की अगर बात की जाए तो मसूरी विधानसभा क्षेत्र में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए हैं। युवाओं की बात है तो खुद उनके परिजनों की भूमिका में हरीश रावत यहाँ पर उतरते हुए नजर आए हैं और साफ तौर पर जो उनकी मांग है कि अग्निपथ योजना एक बर्बादी का पथ बना दिया है केंद्र सरकार ने। जिस उम्र में युवा सोचता है सेटल होने की, उस उम्र में वो रिटायर होकर वापस आ जाएगा। तो ऐसे में कैसा ये अग्निपथ होगा, इसका जवाब सरकार को देना होगा। और केंद्र सरकार जो लगातार दावे कर रही है अग्निपथ के माध्यम से कई बड़ी भूमिका वो देने जा रही है युवाओं को, वही कहीं से भी पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। उत्तराखंड प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो सैनिक बहुल प्रदेश कहा जाता है और हरीश रावत जी हर उस क्षेत्र को छूते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे। रावत जी संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे अग्निपथ को लेकर क्या आपको लगता है, क्यों ये बर्बादी का पथ? सेना में 1.5 लाख पद रिक्त है, 1.5 लाख से भी ज्यादा पद रिक्त है। 50,000 नौजवान मेडिकल भी दे चुके हैं और जो फिजिकल इत्यादि होता है वो सब पार कर चुके हैं। वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारा रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद हम सिपाही की ट्रेनिंग में जाएंगे और सिपाही बन करके घर लौटेंगे। और अब उन नौजवानों से कहा जा रहा है नहीं, तुम अग्निवीर बनोगे। जो नौजवान 20 साल 25 साल सैनिक के रूप में भारत माता की सेवा का सपना देख रहा, उसको कहा जा रहा है तुम 4 साल में रिटायर्ड हो जाओगे और रिटायरमेंट में उसको 12,000 रुपया दिया जाएगा, 11,500 रुपया। उसमें से आधा तो उसकी कमाई का होगा, आधा भारत सरकार जोड़ेगी उसमें। मतलब जिस समय नौजवान भर्ती होता है 17 से 21 साल के बीच में, उस समय वो नौजवान अग्निवीर बन करके घर वापस आएगा और फिर उसके बाद माँ बाप कहीं शादी की बात करेंगे तो जब लोग पूछेंगे कौन फौज में भर्ती है तो लोग कहेंगे क्या है फौज में, तो कहेंगे अग्निवीर है। अरे हमारे लोग सैनिक बनने का सपना देखते हैं और उन सैनिक बनने के सपने के साथ जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिन लोग तैयारियां कर रहे हैं, मैं गांव में इधर उधर देखता हूँ, सैकड़ों नौजवान जो है आपको सड़कों पर तैयारी करते हुए दिखाई देते हैं। तो उन सब लोगों का सपना इन्होंने बिखेर दिया है। अब उनसे कहा जा रहा है कि तुम अग्निवीर बन करके जब लौटोगे तो तुम लोगों को पैरामिलिट्री में हम भर्ती कर देंगे। मैं जानना चाहता हूँ भारत सरकार से भी, इनसे भी, पिछले 4 साल में पैरामिलिट्री में, जिसमें असम राइफल, सीआरपीएफ सभी सम्मिलित हैं, इनमें कितनी भर्तियां हुई हैं, कितनी भर्तियां हुई हैं जरा बताएं तो सही। जब भर्तियां होंगी तभी तो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कहते हैं पुलिस में भर्ती करेंगे। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि किस योजना के तहत उनको भर्ती करेंगे आप बताइए कि उनको कैसे वरीयता देंगे, कैसे उनको आरक्षण मिलेगा, हमें बताएं तो सही। नौकरियों में आरक्षण देने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री गण, इनके किस योजना के तहत कैसे करोगे? संवैधानिक आरक्षण की सीमा से बाहर तुम कैसे उनको आरक्षण दे पाओगे सरकारी नौकरियों के अंदर? तो केवल 12,000 में 4 साल उन लड़कों को भर्ती, वो सेना का हिस्सा रहेंगे और 4 साल बाद अग्निवीर के नाम से सड़कों में, गाँवों में जो है वो अपने जीवन का दूसरा रास्ता तलाश करने का काम करेंगे। और इसमें एक बात जो सबसे गंभीर है, जिसको उत्तराखंड जिससे बहुत विचलित है, वो है कि हमारी जो सैन्य परंपरा है, ये उस परंपरा में चोट है। वो परंपरा खत्म हो जाएगी, ये रेजिमेंट सिस्टम खत्म हो जाएगा। कहाँ जाएंगे? हमको कितना गर्व होता है जब हम कहते हैं हम गोरखा रेजिमेंट के पार्ट है, हम नागा रेजिमेंट के पार्ट है, हम कुमाऊं रेजिमेंट के पार्ट है, हम गढ़वाल रेजिमेंट के पार्ट है, हम जो है पंजाब रेजिमेंट के पार्ट है। ये हमारी रेजिमेंटल कल्चर जो है वो समाप्त हो जाएगा अग्निवीर योजना के कुछ अंतराल के बाद। और इसके साथ साथ जो आप सेना के साथ आप कैसे 6 महीने के अंदर उनको सेना के अस्त्र शस्त्र संचालन सिखा देंगे आप?
जिसके लिए आधुनिकतम अस्त्रों को सीखने के लिए 4 साल भी कम है, तो उसको तो 6 महीने के बाद तुम कह रहे हो। और अनुतोगत्वा ये कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो लोगों से कहा था रोजगार देंगे, रोजगार दे नहीं पाए, सेना में भर्ती करना नहीं चाहते, इसलिए जो है ये अग्निवीर योजना निकाली गई है, ताकि प्रधानमंत्री जी अपनी छाती ठोक करके कहें दोस्तों मैंने अग्निवीर बना लिया है। और हम कह रहे हैं महाराज मोदी जी अपने अग्निवीर अपने पास रखो, हमको तो हमारा वो वीर दे दो, सिपाही दे दो जो 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 फौज का हिस्सा बन करके अपनी छाती पर गोली झेलने के लिए भी तैयार रहता है और गोली दुश्मन के मारने के लिए भी तैयार रहता है। तो हमारी जो वीरत्व की परंपरा है गढ़वाल की, कुमाऊं की, इस परंपरा को कायम रखें। ये थे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना जरूर लाई है, लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो यहाँ की परंपरागत परंपराएं हैं वो टूटने का काम होगी। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। हर क्रिकेटर का एक ही सपना होता है कि वो टीम इंडिया में शामिल होकर देश के लिए खेले। अगर ये कमाल छोटे शहरों के खिलाड़ी करके दिखाए तो देश को और भी ज्यादा उन पर गर्व होता है। ताज नगरी आगरा से साल 1999 में हेमलता काला ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था और इसके बाद प्रीति डिमरी भी भारतीय टीम की स्टार खिलाड़ी रही। वही अब पूनम यादव और दीप्ति शर्मा भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल होकर ताज नगरी आगरा को गौरवान्वित कर रही है। आज भी छोटे शहरों और खासकर गांवों में लड़कियों को क्रिकेट खेलने को बेहतर कैरियर ऑप्शन के तौर पर नहीं देखा जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे परिवार भी हैं जहां बेटियों को बेटों से कम नहीं आंका जाता है। शायद यही वजह है कि आगरा की बेटियां क्रिकेट की पिच पर जमकर पसीना बहा रही हैं। आंखों में एक ही सपना है कि इंडियन क्रिकेट वुमेन टीम में सेलेक्ट होकर देश के लिए वर्ल्ड कप लाना है। वैसे आगरा की महिला क्रिकेट खिलाड़ियों ने पहले ही इंटरनेशनल लेवल पर आगरा का नाम रोशन किया है, फिर चाहे वह पूनम यादव, दीप्ति शर्मा, हेमलता काला और प्रीति डिमरी ही क्यों ना हो। अब इन सभी महिला क्रिकेटर को अपना आदर्श मानकर आगरा के आसपास के जिलों की कई लड़कियां गांव लकावली में क्रिकेट की बारीकियां सीख रही हैं। मुझे इंडिया खेलना है। मेरे को प्रेरणा मोस्टली सबसे पहले तो पूनम दीदी को देखकर मिली थी, क्योंकि आगरा जैसे शहर में उनने इतना अच्छा नाम किया है, इसलिए आगरा में। आगरा सदर के रहने वाले मनोज कुशवाहा जो कि सीनियर कोच हैं, पिछले 15 सालों से क्रिकेट के गुर खिलाड़ियों को सिखा रहे हैं। इन्हीं के नेतृत्व में नई क्रिकेट वुमेन की टीम तैयार हो रही है। मनोज कुशवाहा करीब 3 सालों से क्रिकेट एकेडमी चला रहे हैं। इस एकेडमी में लड़कों के साथ साथ आसपास के जिलों की कई लड़कियां भी क्रिकेट की बारीकियां सीख रही हैं। सर एक्चुअली मैं पहले फुटबॉल खेलती थी, फिर मेरे भाई ने मेरे को बोला कि फुटबॉल में कोई फ्यूचर नहीं है, आप क्रिकेट खेलो। तो मेरे भाई ने मेरे को क्रिकेट के लिए, तो घर वाले फुल सपोर्टेड हैं, फैमिली भी, भाई, मेरे रिलेटिव्स वगैरह सब मेरे को सपोर्ट करते हैं। अब तक 18 से 20 लड़कियां बोर्ड ट्रॉफी खेल चुकी हैं। कई सारी लड़कियां रेलवे में जॉब भी कर रही हैं। मनोज कुशवाहा बताते हैं कि सबसे पहले बच्चे का टैलेंट देखा जाता है। अगर बच्चे में टैलेंट है तो वह उसे फ्री में भी कोचिंग उपलब्ध कराते हैं। मनोज कुशवाहा जी, सबसे बड़ी बात है कि ताज नगरी आगरा आज विश्व पटल पर परचम फहरा रहा है, तो इसका जो नींव है वो किस तरीके से रखी गई कि आज इंटरनेशनल लेवल पर हमारे खिलाड़ी, खासकर महिलाएं जिनको बहुत दूर रखा जाता है खेलों से, क्या बोलेंगे इसके? देखिए, आगरा में महिला क्रिकेट नींव बेसिकली हेमलता काला जी ने रखी, क्योंकि वो एक टाइम आगरा शहर के अंदर खुद अकेली महिला क्रिकेटर जो क्रिकेट खेलती थी। उसके बाद प्रीति डिमरी लेफ्ट आर्म जो इंडिया खेली और 2 वर्ल्ड कप खेली। उसके बाद पूनम यादव, दीप्ति शर्मा, आप देखिए करंट के अंदर भारतीय टीम के मेंबर हैं। अर्जुन अवार्डी हैं दोनों, सबसे बड़ा कहते हैं ये अचीवमेंट है आगरा शहर के लिए। तो एक नींव जो हेमलता काला ने रखी थी, हम उस नींव को आज आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने जो नर्सरी तैयार करी उस पर काम कर रहे हैं और देखिए बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं आगरा शहर के लिए। तो अभी आगरा से महिला खिलाड़ियों के लिए क्या भविष्य, क्या समझ सकते हैं कि जो महिला खिलाड़ी हमारी आगरा की जो बच्चियां हैं विश्व पटल पर ऐसे ही आगे बढ़ती रहेंगी?
देखिए, आगरा के लिए बड़ी गर्व की बात है कि 2 अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं हमारे पास। राशि कन्नौजी अभी इंडिया कैंपर्स है, क्षमा सिंह राशि, अंजलि सिंह, तन्नू काला जैसे प्लेयर्स अभी उत्तर प्रदेश की T20 टीम के मेंबर रहे हैं। तो मेरे को तो आगरा क्रिकेट में वुमेन्स क्रिकेट बहुत बड़ा हब लगता है आगरा, और यंगस्टर प्लेयर्स के काफ़ी अच्छे मौके हैं क्योंकि BCCI बहुत सपोर्ट कर रहा है। आप देखिए करंट रिसेंटली IPL स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट ईयर से, तो ये महिला क्रिकेट के लिए बहुत सौभाग्यशाली कि BCCI सपोर्ट कर रहा है।